नमस्कार साथियों, अचीवर एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हर साल जो है सीटेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये सारे एग्जाम वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और इस वीडियो को देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो रिपीट हों आप उनको आराम से कर सकें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके एक दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी जरूर देखिए जाकर के, चैनल पर पड़ी हुई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द जोहर इज ए करेक्ट। पहला ऑप्शन है हमारा, इट इज ए कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जोहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। सही उत्तर को चुनिए। पहला ऑप्शन है हमारा, यह समुदाय आधारित वर्षा का जल संचय प्रणाली है। या फिर दूसरा वाला, यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा, यह आसपास में कुएं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। या फिर चौथा ऑप्शन है, यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। बताना है आपको सही आंसर कौन सा हो जाएगा इस सवाल का। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचय प्रणाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। पहला ऑप्शन है हमारा, छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। या फिर सैंडविच शिकंजी, यानी जिसको बोलते हैं लेमन वाटर वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। या तीसरा वाला हो जाएगा, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिस्थिति खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, सैंडविच और शिकंजी। ये क्या प्रमोट करते हैं, भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये बिना आग के पकाने का प्रदर्शन कर रहे हैं इसको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है अगला हमारा 63 नंबर। एक ईवीएस शिक्षिका हैं जो अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती हैं कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। मतलब कि जो है एक ईवीएस की शिक्षिका हैं जो कि अपने छात्रों से कहते हैं कि सोचकर जवाब दीजिए कि जो हम लोग हैं सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। ये कैसा प्रश्न है, कैसा मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है ये। कन्वर्जेंट क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो बताना है आपको सही जवाब कौन सा हो जाएगा इसका। अभिसारी प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न या तथ्यात्मक प्रश्न। बताना है इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा ये। तो वीडियो को लाइक ना किया हो तो फटाफट से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है 64 नंबर। यहाँ पर कहा गया है कि एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्याय में, मतलब एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है, उसमें एक चैप्टर है जिसमें वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टरों के रूप में उनके अनुभव का वर्णन, उनके अनुभव का वर्णन है। इसमें शामिल करने का क्या कारण है। अब बताइए मतलब इसको क्यों शामिल किया गया है, इससे बच्चे क्या सीखेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे, उसमें क्या उनको जानकारी मिलेगी। तो पहला ऑप्शन है हमारा, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। या फिर उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सक अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। या फिर सी वाला हमारा हो जाएगा, ये वह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। या फिर चौथा वाला, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। देखिए पहला वाला जो है लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, बच्चे से सीखेंगे समझेंगे। और चिकित्सक अधिकारी के जीवन की एक झलक भी देता है ये। लेकिन जो तीसरा वाला है कि ये प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। बाकी चौथा है, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, जहाँ पर सी नहीं है। तो सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तीनों को काट देंगे और चौथा वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 65 नंबर। कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक जिनका नाम एलेक्स है ने हमें चीज़ कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों, क्या दिया है, कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की है। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। और निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स ने अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा, रंग या फिर पैटर्न रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। या फिर दूसरा वाला, इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। या फिर तीसरा वाला हो जाएगा, चटाई को बनाने की विधियों के चरणों को याद करना। या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और टिप्स को पूरी तरह से
काटना सिखाना। अब आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका। देखिए, पहले वाले से बच्चा सीखेगा कि कलर के बारे में, रंग पैटर्न के बारे में, ठीक है। इस गतिविधि में बुनकर द्वारा की जाने वाली संबोधित के बारे में भी सीखेगा कि कैसे बुनकर काम करते हैं। लेकिन चटाई बनाने की विधि या चरणों को याद करना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। सी जहाँ जहाँ पर हो उसको काट दीजिए, सी सी सी। बच्चा हमारा कौन सा, पहला वाला, यानी कि ए, बी और डी वाला। तो इस तरीके से हमारा ये पहला वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है 66 नंबर। यहाँ पर देखेंगे, प्रत्येक परिवार, एक मिनट, हाँ देखिए, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमति मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वे करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रिया विकसित की जाती हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्रश्न पूछना, कॉमा प्रयोग करना, कॉमा या फिर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, या फिर दूसरा हो जाएगा पूछताछ, कॉमा परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति, या फिर तीसरा हो जाएगा परिकल्पना, कॉमा परिणाम निकालना, या फिर अभिव्यक्ति, या फिर चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा अनुमान, कॉमा प्रयोग, या फिर अवलोकन। तो बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बताइए इसमें से बच्चे सर्वे करने के बाद कौन सी स्किल उनके अंदर डेवलप होगी। तो इसमें उन बच्चे सीखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूछताछ, परिमाण निकालना और अभिव्यक्ति के बारे में उनको जो है उनकी जो है विकसित होंगी प्रक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 67 नंबर। यहाँ पर देखिए, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है ब्लड टेस्ट फॉर द पेशेंट टू कन्फर्म द मलेरिया। ब्लड टेस्ट मतलब डॉक्टर ने मरीज में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर ने अपने मरीज से कहा है कि तुम खून की जांच करा लो। ठीक है, खून की जांच से उसमें क्या पता चलेगा, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा, उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा, या उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, या फिर चौथा वाला हो जाएगा उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। बताइए आप इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। जब भी मलेरिया की जांच करते हैं तो किसमें होता है, माइक्रोब्स इन द ब्लड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है 68 नंबर। यानी कि देखिए, यहाँ पर कहा गया है मधुमक्खियों में छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। मधुमक्खियों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है उसमें से। देखिए, पहला है मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं और हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती हैं। पहला ऑप्शन हो गया हमारा। दूसरा वाला दिया गया है छत्तों में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो कि छत्ते के लिए श्रमिक रूप में विशेष कार्य करते हैं। या फिर तीसरा वाला होगा हमारा, देखिए, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो कि दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चे को पालने का कार्य भी करती हैं। अगला है हमारा ऑप्शन नंबर 4, जो कि है श्रमिक मक्खियाँ शहद के रस की खोज के लिए लीची के फूल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ए और बी वाला, या फिर सी एंड डी वाला, या फिर ए एंड सी वाला, या फिर ए एंड डी वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला, यानी कि पहला और डी वाला। ध्यान रखना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर। यहाँ पर कहा गया है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका, टेक्स्ट बुक ऑफ द ईवीएस शुड रिफ्लेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द एनसीएफ 2005 ऑफ लिंकिंग स्टूडेंट्स लाइफ एट स्कूल टू देयर लाइफ आउटसाइड डेट इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज। बताइए, पहला ऑप्शन है हमारा विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य हैं, या फिर दूसरा वाला हो जाएगा पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। ऐसा हो सकता है जो क्लास की जो बुक्स हैं खाली उसके अलावा ये और कहीं से ज्ञान नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा ये वाला। तीसरा है हमारा पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। या फिर चौथा हमारा सही हो जाएगा शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोत के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। ये हमारा एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है 70 नंबर। यहाँ पर देखिए, पक्षियों का अध्ययन करने वाले हैं ने एक प्रेक्षण किया है, एक मतलब इट हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय द बर्ड वॉचर्स दैट देयर इज़ अ पेकुलियर स्पीसीज ऑफ द बर्ड। यानी कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है
उसमें वह अंडे देने का निश्चय करती हैं। मतलब ये पक्षियों पर एक जो है एक्सपेरिमेंट किया गया है और उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति होती है जो कि अपने अपने घोंसले बनाते हैं। उसमें जो मादा पक्षी होता है उन सभी घोंसलों को देखती हैं और उनमें क्या करती हैं, जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अपने अंडे देने का निश्चय करती हैं। आपको बताना है इसमें से वो कौन से बर्ड हैं। टेलर बर्ड है, वीवर बर्ड है, दर्जन चिड़िया है, वीवर पक्षी हैं, कलचेड़ी है या फिर शकरखोरा है यानी कि सनबर्ड है। अब बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि वीवर बर्ड। ध्यान रखना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा है 71 नंबर। यहाँ पर दिया गया है अभिकथन। देखिए कथन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिए गए हैं। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत हैं या फिर पहला सही दूसरा गलत, इस तरीके का ऑप्शन है आपके सामने। देखिए पहला स्टेटमेंट है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले और फूले। हाँ बिल्कुल सही बात, ये तो हुआ था। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 पूर्व हुआ था। ऐसा नहीं है, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। तो कौन सा सही हो जाएगा। ए वाला सिंधु है, मतलब सही है, लेकिन बी वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा है 72 नंबर। देखिए यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटजी इन द टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। ध्यान रखना इस बात को, प्राइमरी लेवल पर। ठीक, तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा, पहला जो है डिस्कशन मेथड हो जाएगा, या फिर प्रदर्शन यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन, या फिर लेक्चर यानी कि व्याख्यान। चौथा हो जाएगा हमारा सर्वे मेथड। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा, ए बी वाला या फिर बी सी या सी डी या फिर डी ए या ए डी भी कह सकते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। यहाँ पर पूछा गया कि बाल केंद्रित रणनीतियाँ यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रैटेजी कब होगी, सेंटर्ड स्ट्रैटेजी कब होगी, जब बच्चा उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होगा। तो इन्वॉल्व कब होगा, जब उसके साथ में चर्चा की जाएगी और उसके साथ में मतलब सर्वे करने के लिए कहा जाएगा। बाकी प्रदर्शन में और व्याख्यान में बिल्कुल नहीं होगा। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, बी और सी गलत हो जाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए और डी इज अ करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा है 73 नंबर। देखिए यहाँ पर पूछा गया पोचमपल्ली खूबसूरत डिज़ाइनर की चमकदार रंगों की साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए व्याख्यात जिला है निम्नलिखित में से किसका भाग है। आपको बताना है जो पोचमपल्ली जिला है किसका भाग है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है या महाराष्ट्र का है या तेलंगाना का है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तेलंगाना। ध्यान रखना इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि हमारा है 74 नंबर। यहाँ पर सीमा एक जो ईवीएस की शिक्षिका हैं ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है, मतलब बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने का उनका इंटेंशन क्या है, बच्चों को क्या सिखाना चाह रही हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद कराना, या फिर जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, या तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, या फिर चौथा ऑप्शन है हमारा चिड़ियाघर में छात्रों को सीखने का आकलन करना। अब बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बी सी वाला या फिर बी सी डी ए सी डी या चौथा वाला हमारा ए और बी। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि नाम याद करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो तीनों बातें हैं, जानवर से संबंधित अवधारणाओं से जुड़ना, जानवर के बारे में बताना, उनके बारे में जानकारी मिलेगी उनको, प्रक्रिया कौशल को बढ़ाना और चिड़िया घर में छात्रों को सीखने का आकलन करना है। तो ये तीनों बातें सही जा रही हैं, लेकिन ये जो नाम याद कराना है ऐसा कोई टेंशन नहीं होगा कि आप इसका नाम याद करिए। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि बी सी और डी दोनों ही सही हैं। आगे चलते हैं, तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर वाला। इसमें देखिए एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। पहला कार्य कौन सा है उनका, पहला कार्य करने के लिए कहा आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। दूसरा है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करें, या फिर अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणी में वर्गीकृत करें। चौथा ऑप्शन है जानवरों को परिभाषित करो। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, बताना है आपको। इसमें से चार जो हैं इनमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पर नहीं की बात की गई है। जब भी जहाँ पर भी नहीं वाले क्वेश्चन दिखा करें वहाँ पर सर्कल बना लिया करिए, वरना गलती हो जाती है। हम लोग तुरंत देखते हैं कि कौन सा है और फट से है वाला लगा देते हैं। तो देखिए, तो जो पहला ऑप्शन है आसपास के जानवरों के नाम लिखिए, बिल्कुल सही बात है। गतिविधियों का अवलोकन करो, ये भी कर सकते हैं जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणी में वर्गीकृत करो, ये भी कर सकते हैं बच्चे। लेकिन जानवरों को परिभाषित करो, ये जो है प्राइमरी लेवल पर नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, छोटे बच्चे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी वाला गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा है
76 नंबर। यहाँ पर बात किया गया कि हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य यानी कि द टेरिटोरियल स्टेट ऑफ द हरियाणा। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात आ गई कि आपके ईवीएस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैप्स, मैप को ध्यान से अगर आपने ना देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, इसको गलत कर देंगे। तो हरियाणा के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं बताइए। देखिए बिहार तो नहीं हो सकता, अगर आपने मैप देखा होगा बिहार नहीं है, तो बिहार पहला ऑप्शन में है और चौथे ऑप्शन में है, तो ये दोनों ही मतलब तीसरे ऑप्शन में है और चौथे में है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके काट दिए जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला है कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों ही जो है हरियाणा से अपनी बाउंड्री टच करते हैं, सीमांतवर्ती राज्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 77 नंबर। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक कथन है और एक रीज़न है। देखिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। पहला हमारा है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। दूसरा है, कुछ मादा कीड़े यहाँ पर फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। आपको बताना है, पहला ऑप्शन है हमारा दोनों कथन यानी कि ए और आर सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है, या फिर दोनों कथन यानी असर्शन और रीजन वाले हैं क्वेश्चन, दोनों ही कथन सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं और उसको एक्सप्लेन भी करता है, तो पहला वाला करेक्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है 78 नंबर। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर भी कथन एक है, कथन दो हैं, दो कथन दिए गए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ना है। ईवीएस पाठ्यक्रम में 6 थीमों में बांटा गया है। पहली थीम है पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात है, फिर आवास है, वस्तुएं हैं और कैसे कार्य करती हैं। सेकंड 2 है, ईवीएस के थीमों में बच्चों के जीवन पर बहुत प्रभाव डालती हैं। तो सेकंड वाली बात तो सही है, लेकिन ये जो 6 थीम बताई गई हैं ये वाली बात गलत है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला गलत है लेकिन दूसरा वाला सही है, तो फोर्थ वाला इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है 79 नंबर। यहाँ पर देखिए दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके विकल्प को चुनें। पहला हमारा कौन सा है, जाइलम जल और खनिज के जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। जो जाइलम है वो जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। दूसरा है, जो फोलियम है भोजन के पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों को स्थानांतरित करता है। बिल्कुल सही बात है, पहला वाला भी सही है, जाइलम जल लेकर के जाता है और फोलियम जो है भोजन वितरित करता है, तो दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला, ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 80। ये क्वेश्चन सभी आपके पीवाईक्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए पढ़ते हैं यहाँ पर, कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स द होलिस्टिक वे ऑफ इवैल्यूएटिंग अ स्टूडेंट। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह पहला ऑप्शन है हमारा शिक्षकों का अवलोकन, या फिर अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा, या फिर गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, या चौथा हो जाएगा हमारा पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, व्यापक मूल्यांकन, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर, अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक परीक्षा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है 81 नंबर। यहाँ पर देखिए, रवि ने एक गिलास में जल लिया। एक रवि है, एक लड़का है, उसने एक गिलास में जल लिया, उसने एक साबुत नींबू यानी कि पूरा नींबू डाल दिया। फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है और आधा चम्मच, ये रहा आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय बाद उसने पाया, पहला ऑप्शन है नींबू जल में डूब गया, या फिर नींबू जल में तैरने लगता है, या फिर नींबू जल में 2 भागों में टूट गया, या फिर नींबू गिलास के बीचों बीच जल गया। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए नींबू जल में तैरने लगता है, एक गिलास था उसके अंदर नींबू डाला और उसमें आधा चम्मच नमक मिलाकर उसको आधा चम्मच नमक एक बार में, और कुछ समय बाद देखते हैं क्या नींबू तैरने लगता है, सिंपल सी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हो जाएगा हमारा 82 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की थीमों को दर्शाता है। पहला हमारा है मौसम, पानी या यात्रा। दूसरा है भोजन, पदार्थ या आवास। तीसरा है परिवार, मित्र, यात्रा और प्राकृतिक संसाधन। या फिर चौथा है आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी इनकी थीमें हैं। अगर आपने थीम वाली वीडियो ना देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के ईवीएस पेडागॉजी में वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ज़रूर देखिए। ये क्वेश्चन देखिए आप, बिल्कुल एज इट इज़ आ रहे हैं वहाँ से, तो एक बार जरूर कवर करें उनसे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला, यानी कि शेल्टर, ट्रेवल, थिंकिंग, वी मेक एंड वी डू। ये जो है डिपिक्ट करती हैं थीम ऑफ द ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल, ध्यान रखना है इनको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 83 नंबर है, अल बरूनी के बारे में है। अल बरूनी एक ट्रैवलर थे, यात्री थे, जो कि
एंशिएंट टाइम पे इंडिया आए थे। अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर को चुनिए। पहला ऑप्शन है अलबरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं, या फिर दूसरा है हजारों से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे। सही उत्तर चुनना है, ध्यान रखना इसको। और तीसरा है हमारा उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, या फिर उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। सही उत्तर चुनना है, लेकिन वो स्टेटमेंट जो कि इनका सही नहीं है। तो ये सारी बातें सही हैं कि ये कहाँ से आए थे, हज़ारों साल पहले भारत में आए थे और अपने लेखों में भारत के तालाब की तकनीकी की प्रशंसा की थी। बस ये तीसरा वाला जो है, उन्होंने भारत के उस समय तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा था। यानी कि सही उत्तर तो चुनना है, लेकिन वो सही चुनना है जो कि स्टेटमेंट गलत है उनके बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है 84 नंबर। यहाँ पर दिया गया है, 2 कथन दिए गए हैं, ए और बी। देखिए पहला पढ़ते हैं। बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धानों का एक सामान्य प्रकार है। दूसरा है धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इसे फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए होता है। बताइए यहाँ पर पहला दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला जो या दूसरा दोनों ही गलत हैं। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, या फिर दूसरा सही है किंतु पहला सही है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। बोरा असम की उपयोगी धान एक है जो कि सामान्य प्रकार है, और धान की खेती चिकनी मिट्टी में होती है और इसे ज़्यादा पानी लगता है इसमें। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे? यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि आप छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीति द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे? पहला ऑप्शन है हमारा 4-5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएं, या फिर परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समूह बनाएं, या फिर तीसरा ऑप्शन है भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं, या फिर समान लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएं। अब आपको जो है छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीति द्वारा सीखना है, तो क्या करेंगे आप? रोल नंबर के द्वारा बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। परीक्षा में अंक के अनुसार? ऐसा भी नहीं है। और या फिर समान लिंग का ध्यान रखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं जिसमें अलग अलग लोग हों। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द घड़सीसर लेक इज नॉट ट्रू, यानी कि घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ध्यान रखना इसको। पहला ऑप्शन है हमारा जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था, या फिर यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, या फिर यह 9 तालाब से जुड़ा हुआ है, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। सही का मतलब जो वाला स्टेटमेंट इसके लिए सही नहीं है। किसके लिए? घड़सीसर लेक के लिए। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सही आंसर का मतलब वो स्टेटमेंट जो कि घड़सीसर झील के यानी कि लेक से संबंधित गलत है। तो गलत कौन सा है? यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। जैसलमेर राजा घड़सीस ने इसे बनवाया था, लगभग 650 साल पहले बनवाया था, और 9 तालाबों में से जुड़ा हुआ था। ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन चौथी बात गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए पूछा गया है असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। तो पहला हमारा जो पूछा गया असर्शन जो है, द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स इज अ मेजर थीम इन द ईवीएस, प्लांट एंड किंगडम आर रिप्रेजेंट एज द सब थीम ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड। यानी कि थीम जो परिवार और मित्र हैं ईवीएस में एक प्रमुख थीम है। पौधे और जानवरों को परिवार और मित्र के एक उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देखते हैं अगला असर्शन है। रीजन क्या दिया गया यहाँ पर? थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों में अन्यों सिद्ध पर प्रकाश डाला गया है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है, या फिर अभिकथन कारण सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। अभिकरण सही है, कारण गलत है, या फिर अभिकथन गलत है, या फिर कारण सही है। बताइए इसका सही आंसर कौन? तो देखिए जो पहली वाली बात है थीम यानी कि परिवार और मित्र, अगर आप थीम वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ मिलेगा। इसमें परिवार और थीम ईवीएस की प्रमुख थीम है, और जो पौधे और जानवर हैं वो क्या है? उप थीम है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का अचीवर एकेडमी पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट पेपर 1 का जो पेपर 1 होता है उसमें एक टॉपिक होता है एनवायरनमेंट स्टडीज़, उसके पीवाईक्यूज़ को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने सॉल्व किया है। आज का जो पेपर हमने लिया है ये है सीटेट 2024 दिसंबर का।
इसकी हमने CDP सॉल्व की है। अगर आपने अब तक ना देखा तो जा करके देख सकते हैं, चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर CDP के जितने सीटेट के जितने PYQs हैं उनकी प्लेलिस्ट हमने बनाई है। आप देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर, जो कि असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, यानी कि अपकथन और कारण वाला। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें तो बिकॉज लगा करके या फिर क्योंकि लगा करके सॉल्व करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा है, क्योंकि 14-15 साल के बाद जो है वो झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हाथी होता है, मेल हाथी, वो 14-15 साल तक जो है ग्रुप में रहता है, उसके बाद क्या करता है, ग्रुप को लीव कर देता है। तो इस वजह से जब वो ग्रुप को लीव करते हैं तो क्या बचता है, वहाँ पर हाथियाँ बचती हैं, और यानी कि फीमेल हाथी और बच्चे बचते हैं। 14-15 साल का जो हाथी हो जाता है वो क्या कहता है, ग्रुप को छोड़ करके अकेले रहता है। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर द ट्रू इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ। ठीक है, यानी कि जो आर है वो एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि NCERT की पर्यावरण की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 में, यानी कि जो NCERT की इन्वायरमेंट की बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें जो चैप्टर 4 है उसमें जो कहा गया है कि खाए आम महीने, एक चैप्टर है खाए आम 12 महीने में जो पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि ना सिर्फ प्रक्रिया तकनीकी को बच्चों को समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सके। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से EVS पढ़ाने को कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। आपको यहाँ बताना है कि NCF यानी नेशनल करिकुलम 2005 के अकॉर्डिंग विच ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग EVS इज बीइंग अचीव्ड। पहला ऑप्शन है हमारा, किसी वस्तु को बनाने में कितने श्रम की जरूरत होती है उसकी व्याख्या करना, या फिर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, प्रकृति परिवेश के किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं और उनकी चर्चा करना। तीसरा ऑप्शन है हमारा, अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन, उदाहरणों, सहायताओं को समझ का विकास करना। चौथा है हमारा, आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है और इसकी समझ विकसित करना। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला, यानी कि अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों को पहलुओं से जुड़े अवलोकन और उदाहरण की सहायता से समझ का विकास क्या करना है। यहाँ पर आपको क्या, डेवलप द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, समझ का विकास होना है यहाँ पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह था हमारा 62 नंबर। 63 नंबर में देखते हैं। हाँ, मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है, यानी कि मोहन नाम के एक टीचर हैं। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों को श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। क्या लिखते हैं, अपने माता पिता दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपयुक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। मतलब एक उसको मतलब बच्चों को एक टास्क दिया गया है कि आप मतलब अपने दादा दादी के टाइम पर जो पानी कैसे मिलता था उनको, उसके बारे में जानिए। और ये जो है ये कौन सा प्रोजेक्ट है आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए 63 का कौन सा हो जाएगा, रोल प्ले होगा या प्रोजेक्ट होगा, डिस्कशन मेथड होगा या फिर इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 63 का ऑप्शन नंबर 2, एक प्रोजेक्ट मेथड है। एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि उनकी कंपेयरिंग करनी है, आज के टाइम पर पानी कैसे मिलता है, तब कैसे मिलता था। इस तरीके से एक प्रोजेक्ट है, आपको जानना है उसके बारे में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। ठीक है, परियोजना, ध्यान रखना इसको। अगला है हमारा 64 नंबर क्वेश्चन, जो कि है क्या बात कर रहा है। देखिए, अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। ठीक है, वह अपनी कक्षा में बच्चों को 2 समूह बनाती हैं, 2 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड करते हैं, और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या फिर नहीं, इस विषय पर वाद विवाद यानी कि एक डिबेट रखी गई है, गतिविधि कराती हैं। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है। आपको बताना है, नहीं, ध्यान रखना है यहाँ पर। हो सकता है तो आप पता है, लेकिन नहीं हो सकता यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, वाद विवाद से बच्चों को किस बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। दूसरा है हमारा, बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, या फिर कक्षा में अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। तो बताना है आपको यहाँ पर जो है कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर डी है, यानी वाद विवाद से बच्चे साथियों के ज्ञान का आकलन, यानी कि सेकंड नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, बी और डी वाले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 65 नंबर। यहाँ पर कहा गया कि बच्चा विभिन्न कौशल कार्यों को जैसे खेती, दैनिक जीवन में उनकी विरासत यानी कि बुजुर्गों से का वर्णन करते हैं। चाइल्ड डिस्क्राइब द डिफरेंट स्किल वर्कर रिलेट टू फार्मिंग एंड देयर इनहेरिटेंस फ्रॉम द एल्डर इन द डेली लाइफ। पहला ऑप्शन है हमारा सीखने के सूचक, दूसरा ऑप्शन है हमारा सीखने के उद्देश्य, या फिर
दक्षता कथन, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सीखने के प्रतिफल। आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो सुटेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सीखने के प्रतिफल। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला यानी कि द स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैविंग द कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है कर्नाटक है, तेलंगाना है, केरला है, या फिर आंध्र प्रदेश है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं चैनल पर, उनको भी जरूर देखिए। सीटेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, NCERT के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 जो कि है गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है, यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा आपसी संबंध का है, या फिर काम और खेल का है, या फिर परिवार और मित्र का है, या फिर आवास का है। आपको बताना है सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आवास, यानी कि शेल्टर। ठीक है, शेल्टर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर, 68। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए, इन द कंस्ट्रक्टिव EVS क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में नॉट आता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। पहला ऑप्शन है हमारा यानी कि पर्यावरण अध्ययन की रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती दिखाई देती है। पहला ऑप्शन है हमारा बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल करते हैं, या फिर बच्चे अवधारणाओं के बीच नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपने अनुभव उपयोग कर रहे हैं। चिल्ड्रंस आर यूजिंग देयर एक्सपीरियंस टू मेक द न्यू कनेक्शन बिटवीन द कॉन्सेप्ट। अगला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जाना चाहिए। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला वाला, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल का जवाब नहीं देते, ये बात बिल्कुल गलत है, और हमसे यही पूछी गई थी कि गलत वाली कौन सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 69 नंबर। यहाँ पर देखिए, सिद्धि जो सिद्धि नाम के हैं एक कक्षा 4 की जो शिक्षिका हैं, यानी कि एक टीचर हैं, वह अपनी कक्षा में बच्चों को NCERT के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 जो कि है हु तू तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाती हैं, ले जाकर के कबड्डी खेल सिखाती, जो है कबड्डी खेल खिलाती हैं। खेल खेलने पर पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम बताती हैं। शिक्षिका का इस खेल में खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती हैं, निम्नलिखित में से ये कौन सा उपयुक्त कारण को दर्शाता है। मतलब टीचर जो है बच्चों को खेल खिलाने ले जा रही हैं, और वहाँ पर उन्हें सबसे पहले कुछ रूल्स बता रही हैं। अब ये रूल्स उनको क्यों बताए जा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों बता रही है, किस बात को दर्शाता है। देखिए, पहला ऑप्शन है वह बच्चों को ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं कि वह खेल की तरह जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। क्या हो सकता है, अच्छा देखते हैं आगे। अगला ऑप्शन है ताकि सभी कार्यों को ढंग से किया जा सके, या फिर हम सभी समाज को इस प्रकार से नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा में नियम पर बहुत अधिक रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन नंबर 4 है अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है, ये वाला गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हैं, इंटर रिलेट कर रहे हैं। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, A, B and C इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर जो है दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर, जो कि पूछता है कि उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है। आपको बताना है 4 घंटे में, या फिर 5 घंटे में, 2 घंटे में, या फिर 3 घंटे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 घंटे में। ध्यान रखना इसको, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर कहा गया एक व्यक्ति जो है मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले वह तैरना ना जानता हो, इसकी वजह क्या है। अ पर्सन हु नॉट डाउन इन द डेड सी और द साल्टी लेक इवन ए पर्सन डज नॉट नोइंग द स्विमिंग। तो रीज़न क्या हो सकता है, नाइदर हाई और नॉर लो डेंसिटी ऑफ अ सी वाटर, यानी कि समुद्र के पानी का ना ही उच्च ना ही निम्न घनत्व, या फिर समुद्र के पानी की मात्रा, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, या फिर समुद्र के पानी का निम्न घनत्व। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, यानी कि जो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, हाई है। सी वाटर की जो डेंसिटी है वो हाई है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि है 81। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप कंसिस्ट द एलिमेंट ओनली। एलिमेंट ध्यान रखना इसको, तो स्टील, आयरन, जिंक, या फिर सोडियम, ब्रास या पोटेशियम।
या फिर अगला ऑप्शन हो जाएगा हमारा टिन, लिथियम या सोडियम, या चौथा ऑप्शन है ब्रॉन्ज, कॉपर और एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टिन, लिथियम और सोडियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 82 नंबर यानी कि 82वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहा गया कि पर्यावरण अध्ययन एक शिक्षक कुछ बच्चों को गतिविधि करने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन कराता है तथा उसका एक वर्णन टिप्पणी भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? पहला ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन लिस्ट, दूसरा है एनॉक डोकल रिकॉर्ड, या फिर रेटिंग स्केल, या फिर पोर्टफोलियो। तो बताना है आपको इसमें से कई सारे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। उपाख्यानात्मक अभिलेख यानी कि एनॉक्टोडल रिकॉर्ड होगा ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है 83। दो भारतीय पक्षी वृक्ष और झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बना रहे हैं। ये दोनों भारतीय पक्षी हैं, कौन से हैं? आपको बताना, दोनों ही भारतीय पक्षी हैं, कौन से हैं? बायलेट या फिर सनबर्ड यानी कि बसंत गौरी, या फिर शक्करखोरा, या फिर अगला ऑप्शन है टेलर बर्ड या फिर इंडियन रॉबिन, या थर्ड वाला हो जाएगा इंडियन रॉबिन या वीवर बर्ड, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा सनबर्ड या फिर टेलर बर्ड। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है। दोनों ही इंडियन बर्ड हैं, तो दोनों ही इंडियन बर्ड कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर 4 सनबर्ड और टेलर बर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है 84 नंबर। यहाँ पर कहा गया ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन लिजार्ड गो इनटू द लॉन्ग एंड डीप स्लीप, यानी कि ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। हाँ, दूसरा ऑप्शन है हमारा सम एनिमल गो इनटू द लॉन्ग एंड डीप स्लीप इन द सर्टेन आंसर, यानी कि कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है 85 नंबर। यहाँ पर जो है एक शिक्षक हैं जो कि अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनमें से कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूहों में बांटने के लिए कहता है। मतलब कि आप पहले जो है कॉलेज में जो भी चीज़ें हैं उनको ले आइए और उनको बच्चों को कहता है कि आपस में बांटिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि बच्चों को वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इन गतिविधियों को कराने का क्या उपयुक्त रीज़न हो सकता है, या उनका उद्देश्य क्या हो सकता है, जिस मतलब टीचर बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो देखिए, गतिविधियाँ बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष की काफ़ी हद तक मजबूत करती हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट करती हैं। बच्चे जो गतिविधियां हैं से बच्चे सभी अवधारणाओं को समझ विकसित करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, या फिर गतिविधि करने से परिभाषा और तथ्यों को समझने में बहुत कम गलतियाँ होती हैं। अब आपको बताना है यहाँ पर इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। कि कौन सा कहाँ पर रखा जाएगा, जब सारी चीज़ें होंगी तो इस तरीके से बच्चों में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 86 नंबर। यहाँ पर एक राकेश हैं जो कि कक्षा 5 का इन्वायरमेंटल का शिक्षक हैं। ठीक है, राकेश नाम के टीचर हैं जो कि क्लास 5 के टीचर हैं, काहे के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के। अब देखिए, वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहते हैं। सभी बच्चे वह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी वस्तु पानी में डूब जाती है। गतिविधियाँ जो हैं के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षकों से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तु पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों होता है। निम्नलिखित परिस्थिति में शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त क्या करना चाहिए, मतलब शिक्षक को आंसर में क्या देना चाहिए, मतलब जवाब में क्या बताना चाहिए बच्चों को। बच्चों से मतलब जो शिक्षक है बच्चों से कहता है कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है, या फिर यह कहना चाहिए प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करके अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों को अर्थ बताने की आज़ादी दे, या फिर प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यकरण करने का अवसर प्रदान करें। या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी कक्षा में समझेंगे। तो ऐसा तो नहीं कहेंगे, ना ही पहला वाला कहेंगे ना ही फोर्थ वाला, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, यानी कि बी एंड सी इज ए करेक्ट आंसर, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है 87 नंबर। इट इज़ 10 AM नाउ इन इंडिया टुडे, इट इज़ अराउंड नून ऑफ टुडे। मतलब कि अगर सुबह आज भारत में 10 बज रहे हैं, 10 AM समय हुआ है, तो लगभग क्या दूसरे मतलब किस देश में दोपहर का समय होगा, लगभग ये जापान में होगा, सिंगापुर में होगा, लंदन में होगा, या फिर कराची में होगा नून का समय। तो ये हो जाएगा हमारा सिंगापुर में। इट इज़ 10 AM नाउ इन इंडिया एंड टुडे इट इज़ अराउंड द नून ऑफ टुडे इन सिंगापुर, ध्यान रखना इसको। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर,
पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कम जो क्रिया है जो सबसे कम होती हुई दिखाई देती है? कौन सी होती है? मतलब देखो, बच्चे कक्षा में चर्चा करते हैं और अनुभव को बांटते हुए दिखते हैं। हाँ, ये नॉर्मल बात है। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हैं हुए दिखाई देंगे, ये भी होता है लेकिन कम होता है। बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। हाँ, ये ज़्यादा होता है। बच्चों की गतिविधियों के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा। हाँ, बिल्कुल दिखाई देगा। तो सबसे कम कौन सी होगी? बच्चे जो हैं कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए बहुत ही कम दिखाई देंगे आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 89 नंबर। यहाँ पर कहा गया है कि जो है एक जो है रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, समझिए आप। देखिए, एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी और ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे मतलब 17:00 घंटे पर चली और 17:00 पर 31 जनवरी को 30 जनवरी को चली थी और 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंचती है। यदि नई ट्रेन नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 1776 किलोमीटर। इस ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? मतलब सिंपल से समझते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है एक ट्रेन है जो कि कहाँ, दिल्ली से कहाँ जा रही है? बेंगलुरु की ओर जा रही है। और जो इस दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 1776 है। अब समझते हैं कि देखिए, ट्रेन चली कब थी? 17:0 पर 30 तारीख को चली थी और पहुंची कब है? ठीक 24 घंटे बाद 17:0 पर बेंगलोर पहुंच जाती हैं। कब? 31 तारीख को 00 पर 31 तारीख को पहुंच जाती है। यानी कि टोटल जो टाइम पीरियड कितना लगा इनको? 24 घंटे का। कितना लगा? 24 घंटे का। तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमसे यहाँ पर क्या पूछा है? स्पीड ही तो पूछा है। तो हमको स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा? डिस्टेंस कितनी है इनकी? 76 और टाइम कितना लगा है? 24 घंटे। इससे डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 74 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है आप। तो इस तरीके से हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला है कि 74 किलोमीटर पर आवर। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर कहा गया है, जो हिंदी में पढ़ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्य चर्चा थीम पर आधारित होती है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्य चर्चा है वो थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंत संबंधित है, यानी कि आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य चर्चा को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत के सवालों से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अभिकथन कारण सही है और उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। और आज हम लोग शुरू करेंगे सीटेट पीवाईक्यू सीरीज़ को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने जो सीटेट पेपर 1 था उसके सीडीपी को सॉल्व किया है। सीटेट पेपर 2 था उसकी भी सीडीपी का सोल्यूशन इस वीडियो के चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग करेंगे ईवीएस का सेक्शन जो कि पेपर फर्स्ट में आता है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, EVS at a primary level is recommended to be transacted in an integrated approach. The most appropriate reason is EVS draw the issue from the subject like साइंस, सोशल साइंस या फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि EVS विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे कि विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ या फिर पर्यावरणीय शिक्षा। यहाँ पर बताना है कि प्राथमिक स्तर पर EVS के एकत्रित दृष्टिकोण से संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण बताइए उसका। तो सबसे उपयुक्त कारण पहला हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या होता है? इट हेल्प इन द डेवलप द होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, डेवलप करती है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को, या फिर रिड्यूस करती है बर्डन किस पे? स्टूडेंट पे या फिर टीचर्स पे। या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा कन्वेंट टू टीच द इंटीग्रेटेड EVS। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहला और दूसरा इज द करेक्ट आंसर। डेवलप करता है होलिस्टिक थिंकिंग को और अंडरस्टैंडिंग को, साथ में ये EVS जो है ड्रॉ करता है इशू सब्जेक्ट लाइक साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, एनवायरमेंटल एजुकेशन हो गया, इन सबसे रिलेटेड इनके इशूज़ को सॉल्व करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 62 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। एक EVS शिक्षिका के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हो ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें, यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो। तो बताइए पहला इसमें कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? पहला ऑप्शन है उनको टीच करिए अबाउट द पॉस्को एक्ट 2012, या फिर उनको टीच करिए अनजान लोगों से दूर रहें, यानी कि उन्हें अजनबियों से दूर रहने के बारे में सिखाएं। तीसरा है होल्ड द वर्कशॉप अबाउट द गुड टच एंड बैड टच, उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं। या फिर होल्ड द सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप फॉर द गर्ल्स, गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करें। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं। 63 की बात करते हैं। रोशनी एक EVS की शिक्षिका है। उन्होंने सरसों, हरा चना,
बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए हैं के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। एक रिकॉर्ड बनाया, डेटा चार्ट बनाया है, उसमें से 20 अंकुरित हुए बीजों के बारे में बात हुई है। उन्होंने उसमें से यह समझने के लिए कहा है कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में विभिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाह रही हैं। रोहिणी एज एन ईवीएस टीचर डिस्प्ले अ डाटा चार्ट फॉर द हाउ मेनी सीड्स आउट ऑफ 20 सीड्स, 20 सीड्स में से कितने सीड्स, जिसमें से मस्टर्ड के हैं, ग्रीन ग्राम के, बंगाल ग्राम के, चिली सीड्स हैं। तो उस पर वो पूछना चाह रही हैं बच्चों से कि वाई द वेरिएशन, कौन सा जल्दी हुआ, कौन सा नहीं हुआ जर्मिनेट, इसके बारे में बात कर रही हैं। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट होगा, ड्राइंग एंड इन्फेरेंस होगा, या फिर प्रिडिक्शन होगा, या फिर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जांच कर रही हैं वो। 20 बीज है, उसमें से देखेंगे कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, तो ये जांच हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विद रिस्पेक्ट टू तेलंगाना द रिस्पेक्ट लोकेशन ऑफ गुजरात एंड बिहार। गुजरात और बिहार की लोकेशन बतानी है, किसके रिस्पेक्ट में, तेलंगाना। तो तेलंगाना तो हमारा कहीं यहाँ पर है, और बिहार इस साइड में है नॉर्थ में, और गुजरात हमारा वेस्ट में हो जाएगा। तो बताइए इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुटेबल टूल ऑफ एसेस ऑफ प्रोसेस लाइक द स्किल इन ईवीएस। मतलब ईवीएस स्किल के लिए आपको कौन कौन सा टूल की जरूरत पड़ सकती है। पहला ऑप्शन है शिक्षक डायरी, दूसरा है चित्र बनाना, या फिर परियोजना कार्य, या फिर चित्रपथन यानी कि पिक्चर रीडिंग। तो बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। 65 का बताइए सही आंसर कौन सा होगा। 65 का हमारा देखिए प्रोजेक्ट वर्क की ज़रूरत पड़ सकती है। पिक्चर रीडिंग भी करवाएंगे कि ये ट्री है, ये बर्ड है, ये फलाना है, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर ड्राइंग डायग्राम भी होगा, लेकिन टीचर्स डायरी का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर। टीचर्स डायरी का मतलब, तो टीचर्स डायरी का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। टीचर्स डायरी में तो रिकॉर्ड लिखा जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ इनकरेक्ट। जब ए इनकरेक्ट है तो पहला गया, तीसरा गया, चौथा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 66 वाला देखते हैं। ऑन अ यूनियन टेरिटरी मैप ऑन इट्स वन कॉर्नर फॉर्मिंग अ स्केल मेंशन। यहाँ पर एक स्केल मेंशन कर दी गई है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर होता है। उसके बाद में क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी को 19.7 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविकता दूरी है लगभग बताइए। तो देखिए ये तो उसका मीटर स्केल हो गया मेजरिंग के लिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। और डिस्टेंस किस में आई है, किलोमीटर्स में आई है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो देखिए 19.7 और हमें पता है ये सेंटीमीटर में है, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 155 मीटर। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 155 से। अब ये यूनिट कन्वर्ट होकर आ जाएगी मीटर में, और हमें पता होता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, सॉरी 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी किलोमीटर्स में। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3.05 किलोमीटर। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जो माउंटेनियर सफ़र्स होते हैं नोज ब्लीडिंग एट द हायर एल्टीट्यूड, मतलब कि जब वो हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तब उनके नाक से खून क्यों आने लगता है। तो उसका पहला ऑप्शन है, ये देखिए पहला ऑप्शन है रक्त वाहिकाओं में दबाव प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स एक्सीड आउटसाइड द प्रेशर। ब्लड वेसल्स में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है बाहर के मुकाबले में, या फिर कम हो जाता है बाहर के मुकाबले में। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है, या फिर अधिक ऊंचाई पर खून गाढ़ा हो जाता है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल नहीं है, और हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ब्लड वेसल्स का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है इन द कंपेरिजन ऑफ द आउटसाइड, यानी कि प्रेशर डाउन होता है और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसका प्रेशर एक्सीड करता है, इस वजह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं, 68 की बात करते हैं। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ अ पुअर कंडक्टर ऑफ अ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो पुअर कंडक्टर है किसका, हीट का, उसके बारे में बात करेंगे। पहला ऑप्शन है हवा जल तांबा, या फिर ऊन प्लास्टिक लकड़ी, या फिर ऊन लकड़ी लोहा, या फिर हवा ऊन एल्युमिनियम। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4। किसके बारे में बात की गई थी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्म के कुचालक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। पहले दिन से 10वें दिन तक के बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने के लिए अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया, ठीक है। एक रीता नाम की टीचर है, उन्होंने पहले 10 दिन बच्चों में किस प्रकार से अंकुरित होते हैं बीज, उनके बारे में बच्चों को एक होमवर्क दिया, उसके बारे में लिखिए। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही हैं। बताइए इसमें से ड्रॉ कर रही हैं, प्रेजेंट कर रही हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं, रिकॉर्ड कर रही हैं, या फिर प्रिडिक्ट हाउ द जर्मिनेटिंग सीड वुड लुक लाइक। जर्मिनेटिंग सीड कैसे दिखते हैं उनके बारे में पूछ रही हैं, या फिर इनर फ्रॉम द गिवन एक्टिविटीज़, इनर फ्रॉम द दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। बताइए इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, यानी कि बी सी एंड डी। आगे चलते हैं, 70 की बात करते हैं। देयर इज ए स्पीसीज ऑफ एक्स ऑफ अ प्लांट एंड ग्रो इन अ ह्यूज नंबर बट इज फाउंड ओनली इन वाई पार्ट ऑफ इंडिया इन द होल वर्ल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। पौधे की एक प्रजाति एक्स है
जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती हैं लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती हैं। इस प्रकार की प्रजाति क्या कहलाती है बताइए? ये एबंडेंट होगी या फिर सॉरी हाँ एबंडेंट होगी, एक्सोटिक होगी, एंडेमिक होगी या फिर इंडेंजर्ड होगी? बताइए कौन सा क्वेश्चन है और इसका कौन सा सही आंसर होगा? 70 का बताइए कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही हो जाएगा हमारा स्थानिक यानी कि इंडेमिक। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। इन्वायरमेंट इन ईवीएस, जो पर्यावरण है वो ईवीएस में कैसा होता है? मानव निर्मित, प्राकृतिक, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक? बताइए इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ए बी या फिर बी सी या फिर ए सी या फिर ए बी सी डी, चारों ऑप्शन। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सही सभी मैन मेड भी होंगे, नेचुरल भी होंगे, सोशल भी होंगे और कल्चरल भी होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंट। यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द एलिफेंट हेड के बारे में, उनके हाथियों के जो उसके बारे में बताना है, हाथियों के विषय में यह कथन जो कि सही नहीं है उसके बारे में बात करनी है। तो पहला हमारा हाथियों झुंड में रहती हैं, बात सही है। हाथियों के झुंड में 20 से 25 हाथियाँ उनके बच्चे होते हैं। देखते हैं 14 से 15 वर्ष की आयु तक के झुंड में रहते हैं हाथी, और 15 से अधिक वर्ष के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। बताइए इसमें से कहीं सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 72 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, यानी कि सही आंसर का मतलब है कि ऑप्शन जो सही नहीं है इसमें, ये बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज इनकरेक्ट। 20 से 25 हथनी है और उनके बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी बातें सही हैं। आगे चलते हैं, 73 की बात करते हैं। मैप रीडिंग एक्टिविटी इन द ईवीएस। ईवीएस में अगर आपको मैप रीड करना है तो आपको कौन सी एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी इन द प्राइमरी स्टूडेंट में? बताइए स्किल डेवलप करने की। उसको अंडरस्टैंड करवाइए, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्लेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग करवाइए, उसको डायरेक्शन और प्लेसेस के बारे में, उसे सिंबल्स के बारे में इंडिकेट करिए कि रिवर को ऐसे शो किया गया है या माउंटेन को ऐसे शो किया गया है। तो ये सारी बातें आपको उसको समझानी पड़ेंगी। या फिर चौथा ऑप्शन है ड्रॉ द प्रीसियसली अकॉर्डिंग टू द स्केल मैप्स। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 73 का बताइए सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए बी एन सी। जाहिर सी बात है फोर्थ वाला ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, तो फिर पहला, दूसरा और तीसरा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप में है। मतलब यहाँ पर हमें रीजनिंग वाला क्वेश्चन के टाइप सॉल्व करना है इसको। देखिए आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, यानी कि एक्स आपका घर हो गया और वाई पर आपका विद्यालय हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, कोई भी सीधी सड़क नहीं है आपके घर से विद्यालय तक। ठीक है, अतः आप ए पर जाते हैं, फिर जो कि एक्स के ठीक उत्तर लगभग 125 की दूरी पर है, यानी कि आप एक्स अगर यहाँ पर है तो एक्स के उत्तर, यानी कि डायरेक्शन पता होंगे आपको, उत्तर, दक्षिण, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और नीचे हो जाता है हमारा साउथ, पता होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स के हम लोग किधर जाएंगे? ऊपर, यानी कि ए के डायरेक्शन में। आगे देखते हैं ये कितना दूरी पर है? 125 के, यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया, यानी कि उत्तर में हो गया। अब आगे चलते हैं, फिर बी पर जाते हैं जो कि ए से ठीक पश्चिम में है, तो इधर हो जाता है हमारा उत्तर, ये हो जाएगा हमारा पश्चिम। ठीक है, यहाँ पर आ गए हम बी पर। आगे देखते हैं बी जो कि कितनी दूरी पर है उनसे? 75। फिर सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक उत्तर लगभग 150 मीटर दूरी पर है। अब सी पर हम लोग जा रहे हैं जो कि कितना है? 150 मीटर दूर पर है। आगे देखते हैं अंत में आप वाई पर पहुँच जाते हैं, वाई पर अपने विद्यालय पहुँच जाते हैं जो कि ठीक पूर्व के। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कहाँ पे थे? एक्स से थे। एक्स से कहाँ तक गए थे? ए की, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है। कितना दूरी पर है? 125। फिर उसके बाद हम लोग ए से वेस्ट की ओर पर बी है जो कि कितनी डिस्टेंस पर है? लगभग 75 मीटर पर। फिर बी से सी की ओर गए जो कि 150 है नॉर्थ के डायरेक्शन में। अब लास्ट में जो कि सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर पर, यानी सी से ईस्ट की ओर पर है 75 मीटर पर वाई। अब वाई हमारा क्या था? वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स का घर किधर है? मतलब वाई के डायरेक्शन के मुकाबले में एक्स किधर है? एक्स नीचे की ओर है, तो ये हमारा किधर हो गया? ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। इन द कंपेरिजन ऑफ वाई एक्स इज इन अ साउथ डायरेक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ठीक दक्षिण, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे चलते हैं, देखते हैं 75 की बात करते हैं। सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। ठीक है, सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर पर स्वस्थ बना खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां भी कभी नहीं खाता है। ठीक है, दोनों बच्चे निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? बताइए दोनों बच्चों के बारे में। देखिए राजू है और दूसरा बच्चा कौन है? सलीम है।
तो देखिए, अगर कोई बच्चा बहुत तला भुना खाना खाएगा तो ऑब्सेसिटी यानी मोटापा उसका बढ़ेगा, और अगर कोई पालक वगैरह नहीं खाएगा तो उसके अंदर आयरन की कमी होगी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द आयरन, अनीमिया यानी खून की दिक्कत होगी उसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मोटापा और अनीमिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप आर कंसिस्ट ऑफ अ एलॉय ओनली। बताइए इसमें कंसिस्ट करना है एलॉय ओनली को, तो 76 कौन सा हो जाएगा? ब्रास, ब्रोंज, लिथियम, या फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, स्टील, या फिर स्टील, ब्रास, ब्रोंज, या फिर स्टील, ब्रास और टिन। बताइए 76 का सही आंसर कौन सा होगा हमारा? 76 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि टील, ब्रास एंड ब्रोंज। आगे चलते हैं, देखते हैं 77। यहाँ पर असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, ईवीएम की पाठ्य पुस्तक में कहानियाँ और आख्यानों का उपयोग किया गया है। आगे देखते हैं, सही बात किया तो गया है। आगे देखते हैं, उद्देश्य है कि बच्चों को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ प्रधानुभूति रख सकते हैं या सहानुभूति रख सकते हैं। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। तो बताइए इसमें से कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? अभिकथन या फिर करंट दोनों सही हैं, यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और वो रीज़न जो है एक्सप्लेन कर रहा है किसको? असर्शन को। या फिर दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड, ए रॉन्ग है लेकिन आर सही है, या फिर सॉरी आर सही है ए सही है, आर रॉन्ग है, या फिर ए रॉन्ग है, आर सही है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है एक्सप्लेन कर रहा है ए को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो वॉल्यूम है अर्थ का उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? क्रस्ट होता है 1%, मेंटल होता है 84% और 15% होता है कोर। तो बताइए इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑल ऑफ दी एबव। तीनों बातें बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका दिया गया, अल्बरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। नहीं, विभिन्न देशों के तो वो थे ही, मतलब कि विदेशी तो थे ही। उन्होंने किसकी यात्रा की थी? भारत की यात्रा की थी। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। यात्राओं से लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है लेकिन आर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। एन ईवीएस टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू इमेजिन एंड आंसर। एक स्टूडेंट जो ईवीएस के टीचर हैं उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि इमेजिन करिए और आंसर दीजिए। क्या होता अगर पृथ्वी के सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता? अब बताइए ये कौन सा टाइप का सच टाइप का क्वेश्चन है? कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, या फिर फिलोसफिकल क्वेश्चन है? अब बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा इसका डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी प्रश्न। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आगे चलते हैं, 81 की बात करते हैं। इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 5th देयर इज अ रियल स्टोरी ऑफ सूर्यामी हु लिव्स इन झारखंड। द चैप्टर डिपिक्ट ट्राइबल लाइफ्स एंड रोल ऑफ सूर्यामी। सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एड्रेस बाय द चैप्टर रिलेवेंट फॉर द स्टूडेंट। मतलब कि एनसीईआरटी में कक्षा 5 की एक पाठ्य पुस्तक है जिसमें झारखंड की रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी दिखाई गई है। यह अध्याय आदिवासियों के जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। पहला ऑप्शन है हमारा, जातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह, वनवासी समुदाय और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच में घनिष्ठ संबंध, या फिर लड़कियों की शिक्षा से कैसे उनके जीवन में बदलाव आता है या बदलती है, जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, जनजातीय समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह, ये वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी घनिष्ठ संबंध भी बताता है, जीवन कैसे बदलता है बच्चों का ये बताता है, जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद इसके बारे में भी बात की जाती है, यानी कि बी, सी एंड डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर कंसिडर्ड टू बी द वॉल्केनिक ऑरिजिन। मतलब ऑरिजिन, ऐसे माउंटेन तुमको बताने हैं जो कि वॉल्केनो से बने हुए हैं, यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन की बात यहाँ पर करी गई है। किलिमंजारो है, फुजियामा है, या फिर अल्प्स है। तो ऑप्शन ए और सी है, या बी एंड सी है, या फिर ओनली सी है, या फिर ए एंड बी है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का। कौवा पेड़ की बहुत नीचे डाल पर घोंसला बनाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं। दूसरा वाला है, वीवर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाते हैं, दो पत्तों को सिलकर आपस में घोंसला बनाते हैं? बिल्कुल सही बात। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ए रॉन्ग है बट बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 83। आगे चलते हैं, 84 की बात करते हैं। अगर कोई तैरना भी नहीं जानता है तब भी वह मृत सागर में आसानी से तैर सकता है? पहला ऑप्शन है, ठीक है, प्रथम है। दूसरा, क्योंकि मृत सागर में 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है जो इसे सबसे अधिक नमक संद्रित सागर बनाता है। दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और आर इसकी करेक्ट व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं।
समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है, अपने बच्चों से कहता है कि आप अपने परिवार वालों से सलाह लेकर के आइए। वे अलग अलग तरीके से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नाम का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि इन सब के बारे में बताया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ये कौन सी चीज़ को इनकरेज कर रहा है? इनकरेज कर रहा है एक्सपेरिमेंटेशन को, या फिर सोशल इंटरेक्शन को, या फिर प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को टू वर्क इन अ ग्रुप, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं बच्चों को, इनकरेज कर रहे हैं होमवर्क के लिए, प्रयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं, या सामाजिक अंतक्रिया में सुधार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि इंप्रूव द सोशल इंटरेक्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं 86 को। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द एक्सपेरिमेंट स्ट्रैटेजीज इन द टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। मतलब आपको बेस्ट रिफ्लेक्ट बताना है एक्सपेरिमेंटल स्ट्रैटेजीज जो कि ईवीएस को पढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन करना, हाँ बिल्कुल। फील्ड ट्रिप करना, ये भी सही है। आर्ट इंटरेक्शन लर्निंग, ये भी सही है। डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं, यानी कि प्रदर्शन करना बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि बी जहाँ पर हो आप काट दीजिए, बी बी बी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इज अ करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 87 की बात करते हैं। ईवीएस पाठ्यचर्चा सीखने के सामाजिक रचनाप्रिय परिपेक्ष में तैयार किया गया है, पहला ऑप्शन। दूसरा है स्टेटमेंट नंबर 2, बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिपेक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर इज सेकंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, और पहला वाला स्टेटमेंट सही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कथन फर्स्ट सत्य है, और तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर 7:30 बजे हैं, 7:30 PM है इंडिया में, तो फिर 2 कहाँ बज रहे होंगे? जापान में, ढाका में, कराची में, या लंदन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लंदन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी प्रमोट द इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम ट्रेवल। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय इंक्वायरी को बढ़ावा देती है? तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है हमारा छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना, या फिर छात्रों से उनके और उनके पड़ोसी की यात्राओं के अनुभव के बारे में के लिए कहना, बताने के लिए कहना, छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुत करने के लिए कहना, या फिर आसपास के क्षेत्रों में रुचि विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि छात्र और उनके या उनके पड़ोसी की यात्राओं के अनुभव के बारे में बताने के लिए कहना। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो यहाँ पर है कि ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित में से विद्यार्थियों का पालन करता है? सोचो, जोड़ो, साझा करो, या पारस्परिक सहपाठी, ट्यूशन, जिज्ञासा, ट्यूटरिंग, वही रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण। ये उदाहरण है किसके उदाहरण हैं? पीयर ग्रुप लर्निंग के, या फिर डिक्टेटिव अप्रोच के, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के, या फिर इंडक्टिव अप्रोच के? बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर हो जाएगा हमारा पीयर ग्रुप लर्निंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को मैनुअली शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।